हेलो स्टूडेंट, पिछले क्लास में बात की थी हमने हृदय की आंतरिक संरचना तथा कार्यविधि की। अब उससे संबंधित ही एक शब्द और है दोहरा परिसंचरण तंत्र। मनुष्य में परिसंचरण तंत्र दोहरा होता है और बंद प्रकार का होता है। इन दोनों ही शब्दों से संबंधित जो भी जानकारी है उसको हम इस क्लास में पढ़ेंगे। देखिए, दो शब्द बचे थे हमारे पास। एक था मनुष्य का परिसंचरण तंत्र जो है वो दोहरा परिसंचरण होता है, इसका मतलब क्या है। और इसके अलावा एक शब्द और था जिसकी बात हम प्रारंभ में परिचय में कर तो चुके हैं, स्पष्ट करना बाकी था कि मनुष्य में परिसंचरण तंत्र बंद परिसंचरण तंत्र होता है। अब इसके बारे में हमने बात की थी कि मनुष्य का जो परिसंचरण ऊतक है रक्त, वो जीवन भर बंद नलिकाओं में प्रवाहित होता है, कभी भी प्राकृतिक रूप से नलिकाओं से बाहर नहीं आता है। इस कारण से उसे बंद परिसंचरण तंत्र कहते हैं। अब इस बंद परिसंचरण तंत्र में देखिए एक अहम रोल नलिकाओं का है, और नलिकाओं की प्रकृति कितने प्रकार की होती है मानव में, उनकी बात हम यहाँ करेंगे। क्योंकि परिचय के सेक्शन में हमने 3 भागों में बांटा था, परिसंचरण ऊतक, परिसंचरण अंग और शेष बचता है नलिकीय तंत्र। तो इसमें अध्ययन करेंगे हम नलिकीय तंत्र का, और ये एक विशेषता बचती है हृदय की। तो देखिए, मनुष्य का हृदय दोहरा परिसंचरण तंत्र होता है। दोहरा का मतलब कहीं ना कहीं कोई ऐसी मूल प्रक्रिया है जो 2 बार होती है। तो इसे समझिए। देखिए, हार्ट के बारे में हमने जहाँ पर डायग्राम बनाकर अध्ययन किया था वहाँ एक बात पढ़ी थी कि मनुष्य का हृदय जो है वो 4 कोश की बनी हुई एक बंद संरचना है। इस प्रकार से इस 4 कक्षीय संरचना में, इस बंद कक्षीय संरचना में देखिए 2 आलिंद हैं, 2 निलय हैं। आलिंदों के अंदर रुधिर प्रवेश करता है, यानी हृदय में यदि रुधिर को प्रवेश करना है तो आलिंदों में आएंगे। ये बात भी हमने परिचय में पढ़ी थी। आ का मतलब आलिंद है, आ का मतलब आना है, यानी कि यदि रक्त को हृदय के अंदर आना है तो आलिंदों के माध्यम से ही आएगा। अब इस क्रम को देखिए, ये जो भाग था ये हृदय का दायां भाग है और ये हृदय का बायां भाग था। और बाएं दाएं भाग के लिए हमने एक चीज ली थी कि दाएं भाग के अंदर रुधिर जो होगा वो अशुद्ध होगा। दाएं भाग में रुधिर होगा अशुद्ध, यानी दाएं भाग में अशुद्ध रक्त होगा और बाएं भाग के अंदर शुद्ध रक्त होगा। इस भाग के अंदर होगा शुद्ध रक्त। ये स्थिति हमने पढ़ी थी। अब देखिए, अशुद्ध जो रुधिर है मनुष्य के शरीर में वो पूरे शरीर से इकट्ठा किया जाता है, पूरे शरीर से, बॉडी से इकट्ठा किया जाएगा। पूरी बॉडी से, शरीर से अशुद्ध रक्त इकट्ठा किया जाएगा और लाकर दाएं आलिंद में डाला जाएगा, और दाएं आलिंद से ये रुधिर जो है वो आएगा निलय में। और जब ये निलय संकुचित होगा तो वो रुधिर जो है वो इस वाहिनी में जाएगा जिसे कहते हैं फुफ्फुसीय धमनी, और इस फुफ्फुसीय धमनी से ये रुधिर जो है ये पहुंचता है फुफ्फुसों में। तो रुधिर देखिए, अशुद्ध रुधिर कहाँ पहुंच गया? फुफ्फुस में। और फुफ्फुसों के अंदर जब रुधिर पहुंचता है तो वहां पर रुधिर के साथ एक विशेष क्रिया होती है। इस रुधिर के अंदर CO2 गैस की मात्रा अधिक होती है। इस CO2 गैस को तो फेफड़ों में छोड़ दिया जाता है और फेफड़ों से ऑक्सीजन गैस को रुधिर द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। और जब रुधिर ऑक्सीजन गैस को ग्रहण कर लेता है तो उसका रंग गहरा चटक लाल हो जाता है। इस स्थिति में रक्त को कहा जाता है शुद्ध रक्त। तो ये शुद्ध रक्त होगा, और ये शुद्ध रक्त यहाँ से नलिकाओं के माध्यम से इस बाएं भाग के अंदर पहुंचेगा, यानी कि रुधिर जो है वो इस बाएं भाग के अंदर पहुंच जाएगा। ये क्रम होगा। अब बाएं भाग के अंदर इस आलिंद में पहुंचेगा और आलिंद से पहुंचेगा निलय में, और निलय जब संकुचित होगा तो इस नली के द्वारा, यानी ये जो महाधमनी है, इस महाधमनी के द्वारा रुधिर हृदय से बाहर निकलेगा और फिर 2 भागों में बंट जाएगा, अग्र और पश्च
महाधमनी इस प्रकार से, और इस महाधमनी से शुद्ध रुधिर वापस पूरे शरीर को दिया जाएगा। यही है मनुष्य में पाया जाने वाला दोहरा परिसंचरण तंत्र। अब आप कहेंगे सर क्या बता दिया, ये तो सब कुछ क्या हो गया, मिक्स हो गया। नहीं हुआ भाई, देखिए इसे हम समझते हैं कैसे नहीं हुआ है। 3 भाग हैं इस दोहरे परिसंचरण तंत्र को समझने के। हृदय है, संपूर्ण बॉडी है और फेफड़े हैं। फेफड़े जो हैं वो यहाँ पर शुद्ध अशुद्ध की परिभाषा का सबसे अहम रोल निर्वहन करते हैं। फेफड़ों के पास शुद्ध ऑक्सीजन होती है, वो रुधिर को देते हैं, और जब रुधिर में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है तो वो शुद्ध कहलाता है। जब ऑक्सीजन लेवल नीचा हो जाता है तो उसमें CO2 का लेवल बढ़ जाता है। यानी जब CO2 की मात्रा अधिक होती है, ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, वो रुधिर होता है अशुद्ध। और जब ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है, CO2 की मात्रा कम होती है, वो रुधिर होता है शुद्ध। तो जब पूरी बॉडी के अंदर रुधिर काम आएगा तो रुधिर के अंदर CO2 का लेवल बढ़ जाएगा, वो रक्त अशुद्ध हो जाएगा। अशुद्ध रक्त को लाके हृदय के इस दाएं भाग में डाल दिया जाएगा। यहाँ से ये घूम घाम के फेफड़ों के पास पहुंचेगा और फेफड़े उसको शुद्ध कर देंगे और वापस उसको लाके बाएं भाग में डाल दिया जाएगा और बाएं भाग से वापस घूमकर ये शरीर में पहुंच जाएगा। अब इतने को देखिए आप, शरीर से रुधिर आया है, हृदय में घुसा है, फेफड़ों में गया है और वापस हृदय में आ गया और फिर वापस पूरी बॉडी को मिला है। यानी कि बॉडी से रुधिर प्राप्त होगा और बॉडी को वापस रुधिर प्राप्त होगा। इसके बीच में रुधिर जो है वो हृदय में से 2 बार निकलता है। एक बार अशुद्ध रुधिर के रूप में दाएं भाग में और फिर फेफड़ों से शुद्ध होकर वापस बाएं भाग में प्रवेश करता है। अर्थात बॉडी से अशुद्ध रक्त लेकर बॉडी को बदले में शुद्ध रक्त दिया जाए। इस पूरे क्रम में रक्त हृदय से 2 बार निकलता है। हृदय से 2 बार निकलने के कारण से ही इसे कहा जाता है दोहरा परिसंचरण तंत्र। ये पहला गुण था जो हमारा हृदय से संबंधित बचा हुआ था। दूसरा जो गुण है इसको हमने परिचय में पढ़ा था, बंद परिसंचरण तंत्र। बंद परिसंचरण तंत्र का मतलब है मनुष्य का जो परिसंचरण ऊतक है, रक्त, वो प्राकृतिक रूप से पूरे जीवन भर कभी भी नलिकाओं से बाहर नहीं पाया जाता है। इसी कारण से मनुष्य का परिसंचरण तंत्र है बंद परिसंचरण तंत्र। अब यहाँ देखिए, परिसंचरण तंत्र बंद होने के लिए एक अनिवार्य शर्त है कि मनुष्य के अंदर रुधिर को लाने ले जाने के लिए, बंद रखने के लिए क्या चाहिए, नलिकाएं। और मनुष्य के अंदर इन नलिकाओं की संख्या मूल रूप से होती है 3 प्रकार की। कई जगह आपको 2 भी मिलेगी, लेकिन मूल रूप से 3 प्रकार की है। देखिए, पहली जो नलिका है वो नलिकाएं होती हैं धमनियां, दूसरी नलियां होती हैं शिराएं और तीसरी जो नलियां हैं वो कहलाती हैं केशिकाएं। वो नलियां कहलाएंगी केशिकाएं। अब ये कैसे इनको परिभाषित किया जाता है, क्या विशेषता है, इनको देखिए। धमनियां वो नलियां हैं जो हृदय से रुधिर को लेकर बाहर निकलती हैं। यानी कि जिन नलियों के माध्यम से रुधिर हृदय से बाहर निकलता है, जिन नलियों में से होकर, वो सारी की सारी नलियां कहलाती हैं धमनी। तो यहाँ आ जाइए, एक तो ये धमनी है जिसको हमने कहा था फुफ्फुसीय धमनी। इस धमनी से रुधिर बाहर निकल रहा है। और एक ये है जिसको कहा था हमने महाधमनी, इससे भी रुधिर शरीर से बाहर निकल रहा है। दोनों ही धमनियां हैं धमनी की परिभाषा से। और इसके अंदर धमनी की परिभाषा के साथ एक सामान्य गुण है कि धमनियों के अंदर शुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है। धमनियों में प्रवाहित होता है शुद्ध रक्त। लेकिन यहाँ नोट लगा के लिखने की बात है, फुफ्फुसीय जो धमनी है उस धमनी के अंदर अशुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है। इस प्रक्रिया को मैंने इसीलिए अभी तक लिख रखा है। देखिए, शरीर से अशुद्ध रक्त आया है दाएं भाग में, आलिंद में डाला है, फिर नीले में पहुंचा है, नीले से फिर वो इस फुफ्फुसीय धमनी के माध्यम में फुफ्फुसों तक गया। इसका मतलब ये अशुद्ध था।
पूरे शरीर के अंदर फुफ्फुसीय धमनी ही एक ऐसी धमनी है जिस धमनी के अंदर अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। बाकी जितनी भी धमनियां हैं वो नो डाउट शुद्ध रक्त लेके प्रवाहित होती हैं या उन नलियों में शुद्ध रक्त ही प्रवाहित होता है। इसे याद रखना है, ये बहुत बार पूछा जाता है। पूरे शरीर की केवल फुफ्फुसीय धमनी एकमात्र ऐसी धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। दूसरे भाग पर आइए देखिए, शिराएं। शिराएं वो नलियां जो कि रुधिर को या रक्त को हृदय की ओर ले जाती हैं, हृदय की ओर लेके जाएंगी, यानी जिन नलियों के माध्यम से रुधिर हृदय की ओर जाता है वो सारी नलियां कहलाती हैं शिराएं। और इनका एक सामान्य गुण है कि इन सभी नलियों के अंदर अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। इन नलियों में अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, लेकिन यहां भी एक अपवाद मान लीजिए या विशेषता मान लीजिए, फुफ्फुसीय शिरा जो होती है उसके अंदर शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। यहां पर इसका मतलब ये हो गया कि फुफ्फुसों के अंदर हृदय से रक्त ले जाने वाली नली फुफ्फुसीय धमनी, उसमें धमनी की परिभाषा के हिसाब से शुद्ध रक्त होना चाहिए लेकिन अशुद्ध होता है। और फुफ्फुसों से रक्त को हृदय तक लाने वाली फुफ्फुसीय शिरा, जिसमें शिरा की परिभाषा के हिसाब से अशुद्ध रक्त होना चाहिए लेकिन वहां शुद्ध रक्त होता है। ये दोनों ही अपवाद हैं, अर्थात फुफ्फुसों की ओर रक्त ले जाने वाली धमनी भी विशेष है और फुफ्फुसों से रक्त को हृदय की ओर लाने वाली शिरा भी विशेष है। इस प्रकार से ये दोनों विशेषताएं रखती हैं। एक बात और इन दोनों से देखिए, धमनी जो है, इन धमनियों में रक्त प्रवाहित होता है दाब के साथ। इनके अंदर रक्त जो है वो दाब के साथ प्रवाहित होता है। अब ये क्यों कह रहे हैं हम कि दाब के साथ प्रवाहित होता है? क्योंकि हमने परिचय में एक बात की थी कि हृदय का रोल जो है वो परिसंचरण तंत्र में एक मोटर की तरह होता है, पंप सेट की तरह होता है। जब इस पंप सेट से कोई लिक्विड बाहर निकल रहा है तो प्रेशर से निकलता है, उसमें वेग होता है, स्पीड होती है। इस कारण से धमनियों में जो रक्त प्रवाहित होता है उस पे दबाव होता है, वो स्पीड और दाब के साथ प्रवाहित होते हैं। और जब दाब के साथ प्रवाहित होते हैं इसका मतलब ये हो गया कि इनकी जो दीवार है वो मोटी होगी, क्योंकि मोटी दीवार की या मोटे गेज की जो पाइप होगी वो ही प्रेशर को सहन कर सकती है। पतली पाइप प्रेशर को सहन नहीं कर सकती है। पतली पाइप में यदि अधिक प्रेशर से लिक्विड प्रवाहित होगा तो पाइप फट जाएगी। इसका मतलब धमनियों की दीवार मोटी होती है। और साथ में एक चीज और है, धमनियां जो हैं वो शरीर के अंदर गहराई में पाई जाती हैं। धमनियां गहराई में होती हैं और शिराएं जो हैं वो चमड़ी के एकदम नीचे होती हैं। अब इधर देखिए, शिराएं जो हैं वो तो पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त इकट्ठा कर रही हैं और पंप सेट की ओर ले जा रही हैं, उनको तो खींचा जा रहा है, तो उन पे किसी प्रकार का प्रेशर नहीं होता है। इसी कारण से शिरा की जो दीवारें होती हैं वो पतली होती हैं। और साथ में शिराएं जो हैं उनकी दीवारों पतली होने के साथ साथ उनके अंदर अनेक स्थानों पर एक दिशीय कपाट भी पाए जाते हैं। साथ में शिराएं जो है उनमें किसी भी प्रकार का प्रेशर नहीं होता है। तो शिरा की जो दीवारें हैं उन दीवारों के अंदर कपाट के साथ एक विशेषता और पाई जाती है कि शिराएं शरीर में गहराई में नहीं पाई जाती हैं। लास्ट जो नलियां बचती हैं वो हैं केशिकाएं। देखिए, केशिकाएं एक प्रकार से नलियां नहीं होकर नलियों का संयोग होती हैं। जिस स्थान पर किसी भी ऊतकों के मध्य धमनियां प्रवेश करती हैं और जब बाहर निकलती हैं तो शिराएं कहलाती हैं। तो धमनी और शिराओं को मिलाने वाली जो नलियां हैं वो कहलाती हैं केशिकाएं। अर्थात केशिकाएं जो हैं उनमें एक तरफ तो होती हैं धमनियां और दूसरी तरफ होती हैं शिराएं। धमनी और शिराओं के संयोग पर पाई जाने वाली नलियां कहलाती हैं केशिकाएं। धमनी शिराओं को जोड़ने के जॉइंटर हैं।
इसके अलावा आपको दो नाम और मिलेंगे और वो नाम है नलियों के, देखिए धमनी काई, और शिरा के साथ नाम मिलेगा शिरीकाई। इनका मतलब क्या है? इनका बिल्कुल आसान सा मतलब है, वो हम एक चित्र से समझते हैं। धमनी और शिरा की विशेषता होती है, धमनी और शिरा की जो दीवार है उस दीवार की मोटाई के अंदर 3 स्तर पाए जाते हैं। इस प्रकार से ये इसकी मोटाई का स्तर है, ये 3 स्तर की। जब 3 स्तर मोटी धमनी होती है तो उसको कहते हैं धमनी ही, लेकिन जैसे ही वो अंतरा ऊतकों में प्रवेश करती है तो उसका एक स्तर जो है वो स्तर लुप्त हो जाता है, एक स्तर हट जाता है या कम हो जाता है। एक स्तर कम होगा तो इसको कहेंगे धमनिका, और जैसे ही ये कोशिकाओं के मध्य पहुंचती है तो इसका एक स्तर और हट जाता है। जब एक कोशिकीय मोटा स्तर होता है उस स्तर की इस नली को कहते हैं केशिका। तो इसको हम इस डायग्राम से इस तरीके से समझ सकते हैं। ये डायग्राम आपको अच्छे से ये सारी प्रक्रिया समझाएगा। देखिए, जब 3 स्तरों की मोटी लेयर होती है उस नलिका को कहते हैं धमनी। जब एक स्तर ऊपर, सबसे ऊपर वाला हट जाता है या लुप्त हो जाता है तो उसको कहेंगे धमनिका, और जब केवल एक स्तरीय मोटी नलिका होती है उसको कहते हैं केशिका। अब इन अंतरा ऊतकों में से ये नली पार होकर जब उधर निकलेगी तो इसमें अशुद्ध रक्त होगा, अशुद्ध रक्त होगा तो इसको कहेंगे शिरीका, और जब 3 स्तर मोटा स्तर वापस इन नलिकाओं पर आ जाएगा तो उसे कहेंगे शिरा। अर्थात ये स्तर है धमनी, ये है धमनिका, और ये है केशिका, ये है शिरीका, और ये है शिरा। इस प्रकार से ये एक नलिका होकर उसकी स्थिति अनुसार नाम बदलते हैं, धमनी, धमनिका, केशिका, शिरीका और शिरा। ये नलियों का जाल था जो हमारे शरीर में पाया जाता है और इनसे संबंधित विशेषताएं थी। जिनको जानकारी अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि आपका कोई सुझाव हो या आपकी कोई क्वेरीज हो तो कमेंट्स के माध्यम से अवश्य पूछें। थैंक यू।